नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। और जो अपनी पॉलिटिकल साइंस की 3000 एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है, उसमें आज हम जो 900 क्वेश्चन अपने कंप्लीट करेंगे। 850 क्वेश्चन अपने लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो चुके थे, ठीक है। और जो आपकी स्पेसिफिक डिमांड थी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन होने चाहिए, अब धीरे धीरे जो हमने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, आज स्पेसिफिक जो क्वेश्चन अपने होंगे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे होंगे। और आगे की वीडियोस में जितना हो सकेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेसिफिक जो पार्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, उन पे हम जो अपने एमसीक्यूज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपना इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशन, इन सब पे अपना कवर अप करेंगे, ठीक है। और जिन बच्चों को पेपर 1 में दिक्कत आती है, वो उसके लिए क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया गया है। वो आप जो एप्लीकेशन है उस पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इन क्लासेस की जो भी पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। क्योंकि जिसमें ब्रैकेट में पॉलिटिकल साइंस लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें चलते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आज पहला क्वेश्चन है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बारे में बात करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कि इनका नेचर कैसा है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा नॉन जस्टिसेबल। इसका सी सही आंसर आएगा, ठीक है। डीपीएसपी के बारे में जब भी हम बात करते हैं, तो डीपीएसपी के बारे में जब भी हम बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो इनके बारे में एक स्टेटमेंट अंबेडकर जी की। पहली बात तो हमने कहाँ से ली थी? ये हमने ली थी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। और आयरिश ने कहाँ से ली थी? स्पेनिश से, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। बाकी यदि क्वेश्चन ऐसा बने कि डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो आएगा आपका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। लेकिन आयरिश ने ये कहाँ से ली है, ये एक एक्स्ट्रा मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि उन्होंने ये लिया था स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो इसमें क्या है कि डीपीएसपी के बारे में कुछ स्टेटमेंट है इंपॉर्टेंट। वो है जैसे अंबेडकर जी की है। अंबेडकर जी ने इनको कहा था, डीपीएसपी को, नोवल फीचर्स, ठीक है। और क्या कहा था? ये डायरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है कि अंबेडकर ने जो नोवल फीचर किनको कहा था, तो वो डीपीएसपी आएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या कहा था इन्होंने? इन्होंने कहा था ये है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ये भी इन्होंने कहा था। एक जो थे जी ऑस्टिन, उन्होंने कहा था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को कि ये है कॉन्साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये डायरेक्ट जो स्टेटमेंट है, ये मैच द फॉलोइंग में भी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब देखते हैं डीपीएसपी के अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के आर्टिकल देख लेते हैं, ठीक है। जिसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल में जब भी हम देखेंगे, तो हमें पता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को 3 पार्ट में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। जिसमें पहला क्या है अपना, जो अपना पहला है वो है सोशलिस्ट, जो है आपका सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? ऐसे भी क्वेश्चन आपका डीपीएसपी पे बन सकता है कि ये जो आर्टिकल किससे रिलेट करता है, आपका सोशलिस्ट से रिलेट करता है, लिबरल इंटेलेक्चुअल से रिलेट करता है, या गांधीयन प्रिंसिपल से रिलेट करता है। ये 3 पार्ट है, आज इन तीनों के बारे में भी हम देखेंगे। तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल के बारे में जब भी हम बात करते हैं, तो कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? अपना आता है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 क्या बोलता है? वेलफेयर ऑफ पीपल, वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल कौन सा आता है? 39। ये आर्टिकल इनको ध्यान भी रखना है, ठीक है। आर्टिकल 39 क्या बोलता है आपका? इक्वल पे फॉर, इक्वल पे फॉर वर्क। फिर वो चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, सभी को इक्वल पे फॉर वर्क किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिकल 39A, ठीक है। ये किसने, जब भी किसी भी आर्टिकल के आगे ए बी सी क्लोज आ जाए, तो वो हमें समझ लेना है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है, ठीक है। तो ये आर्टिकल कब ऐड किया गया था, किस अमेंडमेंट? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये भी ध्यान रखना है आपको। तो आर्टिकल 39 ए क्या बोलता है अपना? ये बोलता है इक्वल जस्टिस,
इक्वल जस्टिस टू ऑल, ठीक है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो सभी को इक्वल जस्टिस आपका दिया जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 39A हो गया अपना इक्वल जस्टिस। इसके बाद क्या है अपना आर्टिकल 41A, इसमें आता है राइट टू वर्क, राइट टू वर्क। अब यहाँ पे हमें डिफरेंस समझने वाली चीज है कि यहाँ पे आर्टिकल 41A बताता है राइट टू वर्क के बारे में बताता है। एक मिनट, क्या नोटिफिकेशन आ जाता है। हाँ अब ठीक है। हाँ तो आर्टिकल 41A क्या आता है, राइट टू वर्क के बारे में बताता है। यहां हमें डिफरेंस समझना है। यदि आपको बोला जाए राइट टू जॉब, तो ये डीपीएसपी में नहीं है, राइट टू वर्क की बात करता है, ठीक है, जिसमें आपका नरेगा वगैरह, एमजी नरेगा वगैरह ये स्कीम आती हैं, तो उसको फुलफिल करने के लिए आर्टिकल 41 आपका क्या है, राइट टू वर्क से रिलेट करता है, ठीक है, राइट टू जॉब नहीं है। तो ये ध्यान रखना है आपको आर्टिकल 41A में। इसके अलावा आर्टिकल 42 क्या करता है कि जो वर्क प्लेस है ना, जहां पे जो भी काम करते हैं, वहां पे मैटरनिटी रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, ये आपका आर्टिकल 42। आर्टिकल 41 आपको याद रखना है वर्क के रिगार्डिंग, और फिर आता है वर्क प्लेस पे मैटरनिटी रिलीफ के लिए आर्टिकल 42, ठीक है। ये आप देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 39 है इक्वल जस्टिस 42nd अमेंडमेंट एक्ट आपका 1976। इसके अलावा जो सोशल प्रिंसिपल में कौन सा आता है, 42 तक हो गया अपना। इसके अलावा आता है 42 के बाद आपका आर्टिकल 43, और ये क्या बताता है आपका, लिविंग वेज, कि आपको काम करने की कितनी तनख्वाह दी जाएगी, जिससे आपकी जो लाइफ की जो है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और लाइफ सस्टेन करना आपका इजी रहे, ठीक है। और क्या है आर्टिकल आपका 43A आ जाएगा, ठीक है, आर्टिकल 47 आ जाएगा, ठीक है, इसी के अंदर। और क्या आएगा, ये 43 के ए के बारे में ए आ गया, तो ये किसके द्वारा ऐड किया गया था, आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वें संशोधन के द्वारा ये 43A ऐड किया गया था। और आर्टिकल 47, कुछ आर्टिकल आप ऐसे देखोगे जो कि ओवरलैप करेंगे, आपके सोशलिस्ट प्रिंसिपल में भी आपको दिखाई देंगे और गांधीयन प्रिंसिपल में भी आपको दिखाई देंगे, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो मोटे मोटे जो आर्टिकल है वो आपको पता होना चाहिए कि वो सोशलिस्ट में आता है या फिर आपका गांधीयन प्रिंसिपल में आता है। तो ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल के आर्टिकल हो गए। अब हम देखते हैं, इसमें हम आगे देखेंगे अपना आएगा अब गांधीयन प्रिंसिपल। गांधीयन प्रिंसिपल, तो गांधीयन प्रिंसिपल के बारे में जब भी बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, इसमें आता है आर्टिकल 40, क्योंकि यदि हमें थोड़ा बहुत भी गांधीयन फिलोसफी के बारे में पता होगा तो हम आर्टिकल को एलिमिनेट कर ले जाएंगे कि ये गांधीयन प्रिंसिपल से रिलेट करता है या नहीं करता, या लिबरल इंटेलेक्चुअल से रिलेट करता है। तो गांधीयन प्रिंसिपल आर्टिकल 40 क्या बताता है कि विलेज पंचायत के बारे में, विलेज पंचायत मैनेज करना, ठीक है, वैसे भी आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर आता है अपना आर्टिकल 43, जिसमें आता है आपका कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना, ठीक है, ये आपने उसमें भी देखा था सोशलिस्ट में। फिर आता है आपका आर्टिकल 43B, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या आता है कि जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उसके बारे में, और ये कब किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का है आर्टिकल 43B, जो 97 अमेंडमेंट एक्ट जो संशोधन था 2011 में किया गया था, 43B में कोऑपरेटिव सोसाइटी मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क कर सकते हो, कभी भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। आर्टिकल 43B हो गया अपना। फिर किस पे जाएंगे हम, आर्टिकल 46 आ जाएगा इसमें, और इसी में आ जाएगा आर्टिकल 47, जिसमें मतलब लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट वगैरह इन सब के बारे में बात की थी, ड्रग्स के वगैरह इनसे छुटकारा दिलवाने के लिए, ये सब आर्टिकल 47 है।
और एक इंपॉर्टेंट है आपका आर्टिकल 48, जिसमें क्या बात की गई थी कि जो जो काउ स्लॉटरिंग है, काउ स्लॉटरिंग है, उस पे रोक लगानी चाहिए। ठीक है, जहां पे गाय वगैरह को उनके मांस के लिए काटा जाता है, तो वो आर्टिकल 48 में, ये गांधीयन प्रिंसिपल में आता है। ठीक है, ये सारे आपको ध्यान रखते हैं। अब जो लास्ट जो अपना आता है, क्योंकि ये है कि आज अपना डीपीएसपी का एक टॉपिक इन क्वेश्चन के साथ अपना पूरा कवर अप हो जाएगा। तो गांधीयन प्रिंसिपल के बाद अपना लास्ट क्या आता है, अपना आता है लिबरल इंटेलेक्चुअल, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। अब इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं अपने? ठीक है, इसमें आते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल में आपका आएगा आपका आर्टिकल 44, मोस्ट इंपोर्टेंट इसका, क्योंकि ये क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में यूसीसी भी बोलते हैं, काफी न्यूज में है ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं कि आर्टिकल 44 किससे रिलेट करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बच्चे बच्चे को पता है। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल 44 जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो किस प्रिंसिपल से बिलोंग करता है, गांधीयन से करता है, सोशलिस्ट से करता है, लिबरल इंटेलेक्चुअल से करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, वो करता है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल से। फिर अपना कौन सा आएगा आर्टिकल, आर्टिकल 45 आएगा। ठीक है, आर्टिकल 45 में क्या है, जो केयर एंड एजुकेशन बच्चों की, ठीक है, कितनी एज तक, 6 साल तक। ठीक है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें जो चेंजमेंट किया गया था वो किया था 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, इसने ये चेंज किया था अपना। ठीक है, क्योंकि इसमें 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 ने इसमें चेंज किया था कि जो एजुकेशन है अप टू 6 ईयर, और 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के बारे में मतलब अपना इन्होंने कौन सा आर्टिकल ऐड किया था, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है अपना, फंडामेंटल राइट्स में चला जाता है आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, 86वां संशोधन। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 45 हो गया अपना, अब आता है आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 आता है, और आर्टिकल 48 में क्या आ गया अपना, जो काउ उस यदि 48 से रिलेट करेंगे अपना गांधीयन के प्रिंसिपल से, तो क्या आएगा उसमें, काउ स्लॉटरिंग वगैरह को बैन करने के लिए। और 48 और 48A के बारे में जब भी बात की जाती है तो अपना क्या आएगा इसमें, इंप्रूवमेंट ऑफ, कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, 48A। ठीक है, इसके अलावा आपका कौन सा आर्टिकल आएगा, एक और आपका आएगा आर्टिकल 49, इसमें प्रोटेक्ट क्या करना है हमें, मॉन्यूमेंट्स, जो हमारी धरोहर है उनको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। 49 हो गया, हाँ 50 और 51 बच गया, ये काफी बार आपसे एग्जाम में पूछे भी गए हैं, 50 और 51। ठीक है, तो 50 लिबरल इंटेलेक्चुअल, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, इसमें आएगा अपना आर्टिकल एक, आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 में क्या दिया गया है अपना, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी को फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, इसमें इसकी बात की गई है आर्टिकल 50 में, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 51A, नहीं 51, इसमें क्या है अपना, इसमें है इंटरनेशनल पीस के बारे में, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस। क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि इंडिया जब भी डिमांड करता है कि यूनिफॉर्म जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमें सीट दी जाए, तो उसमें एक तर्ज हम ये भी देते हैं
कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ये डाला हुआ है आर्टिकल 51 में है कि जो हम इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करेंगे, ठीक है। और जो नैम के जो प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट के, उसमें भी हमें इसकी झलक दिखाई देती है आर्टिकल 51 की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये लिबरल इंटेलेक्चुअल में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में आता है। तो सारे अपने जो मैंने अलग अलग करके आपको बता दिए हैं कि लिबरल में कौन सा आएगा, गांधीयन में कौन सा आएगा और सोशलिस्ट में कौन सा आर्टिकल आएगा, सारे इंपोर्टेंट आपके डीपीएसपी के मैंने बता दिए, ठीक है। इसके अलावा एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की टसल भी चलती है, किसके साथ, कि फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स जो हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं अपने, वो सुप्रीम है या आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज सुप्रीम है, ये टसल भी चलती है आपकी, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो केस आता है, कि जब भी देखना जो केसेस होंगे वो फेवर में जाएंगे, किसके, आपके लोगों के फेवर में जाएंगे, और जो भी अमेंडमेंट होंगे वो फेवर में किसके जाएंगे, गवर्नमेंट के फेवर में जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो भी केसेस होते हैं वो जुडिशरी आपके ज्यादातर किसी इंडिविजुअल ने केस किया होता है, ठीक है, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने केस किया होता है, किसके खिलाफ, कि गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास कर दिया उसके खिलाफ, तो उसमें जो जजमेंट आती है वो ज्यादातर लोगों के फेवर में आती है। लेकिन अमेंडमेंट कौन करता है, अमेंडमेंट के प्रोसीजर कहां से स्टार्ट होते हैं, या तो लोकसभा स्टार्ट होगा, राज्यसभा से स्टार्ट होगा, तो गवर्नमेंट अपने फेवर के काम करेगी अमेंडमेंट में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो केस आता है उसमें आता है आपका जो चंपकम दोरार्जन केस आपका 1951 से रिलेट करता है, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि आपका ये बताया जाता है कि इसमें मतलब शुरू से केस में जब भी हम बात करेंगे कि आपको तवज्जो किस चीज को तवज्जो देनी है, कि फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीम रखा जाएगा या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को सुप्रीम रखा जाएगा, कि फंडामेंटल राइट्स को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ डीपीएसपी के लिए अमेंड कर दिया जाएगा, किस हद तक अमेंड किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें देखनी है। तो पहला केस आता है आपका चंपकम, जो केस आता है दोरारजिन का 1951 में। इसमें क्या होता है कि इसमें बताया जाता है कि जो आपका क्या है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सुप्रीम है, किससे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज से। इस केस में बेसिकली इतना आपको याद रखना है, ये बताया जाता है। दूसरा जो आता है अपना वो गोलकनाथ केस आता है 1967 का। इसमें भी क्या क्या बताया जाता है गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट क्या है, जो फंडामेंटल राइट्स है ना उनको अमेंड नहीं कर सकती, ठीक है। बेसिकली मोटा मोटा मैं बता दूं, गोलकनाथ केस में इतना ही आपको याद रखना है कि गवर्नमेंट को ये रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है कि गवर्नमेंट जो फंडामेंटल राइट्स है उनको अमेंड नहीं कर सकती, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगला जो क्या आता है अपना, ये केस हो गया, गोलकनाथ केस हो गया। अब क्या आता है, जो 24th अमेंडमेंट एक्ट आता है, 24वां संशोधन आता है कब, 1971 में। यहां पे गवर्नमेंट क्या कहती है, क्योंकि अमेंडमेंट आ गया, गवर्नमेंट अपने फेवर की बात करेगी, तो यहां पे गवर्नमेंट क्या कहती है कि भाई सुनो, हम क्या करेंगे, हम किसी भी जो फंडामेंटल राइट्स है उसको क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में गवर्नमेंट ये बोलती है। इसके बाद क्या आता है अपना, क्योंकि सारी चीजें इन सीरीज चल रही है, ये आपको ऐसे याद रखो, क्योंकि वो 51 का है, 67 का है, 1971 का है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है अपना केस, फिर आता है अपना 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 42nd 42वां, कब, 1976 में। क्योंकि ये तो अब जब भी देखते हैं कि ये अमेंडमेंट एक्ट कब हो रहे, ये इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हो रहे, ठीक है। तो वहां पे क्या था कि गवर्नमेंट जो सारी पावर अपने पास रखने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। तो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट में वही कहा जाता है कि हम किसी भी जो फंडामेंटल राइट्स है उसको अमेंड कर सकते हैं, किस लिए, डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या आता है अपना लास्ट जो केस आता है वो मिनर्वा मिल्स केस आता है, ठीक है। कब आता है ये, 1980 का। यदि क्वेश्चन आपसे ऐसा बनता है कि जो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच में जो टसल चल रही थी उसका सॉल्यूशन कौन से केस में निकलता है, तो आपको आंसर देना है मिनर्वा मिल्स केस 1980 का, ठीक है। तो इसमें ये टसल सोल्व होती है। सोल्व तो क्या होती है, बस ये बता दिया जाता है कि हाँ
फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड कर सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए, लेकिन एक उस हद तक आपको सिर्फ अमेंड कर सकते हैं जहां तक जो बेसिक फीचर का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो बेसिक फीचर का कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक फीचर अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, उनको उनको इन्फ्रिंज नहीं करना है। कहीं ऐसा ना हो कि जो बेसिक फीचर है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको ही आपने अमेंड कर दिया, बस उनको अमेंड नहीं करना है। फिर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को अमेंड कर सकते हो, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको अमेंड कर सकते हो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए, उनमें संशोधन कर सकते हो। बस ध्यान का रखना है, बेसिक फीचर्स का ध्यान रखना है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में भी अपने कुछ बेसिक फीचर बताए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि ये बेसिक फीचर है, और बेसिक फीचर का कॉन्सेप्ट अपने केशवनंद भारती केस से निकल के आता है आपका बेसिक फीचर का कॉन्सेप्ट। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। मैंने जो मेन जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके इसके रिगार्डिंग, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के रिगार्डिंग, वो मैंने सारे लगभग बता दिए हैं। बेसिकली आपके तीनों जो प्रिंसिपल है वो हो गए, उसी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और फिर आपके जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिसमें फंडामेंटल राइट्स या डीपीएसपी को किसको प्रमोट किया जाता है पहले, वो सारे मैंने बता दिए हैं। मिनरल मिल्स केस इसका एग्जैक्ट सही आंसर आएगा, क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अपना। इसमें टू सक्सेस द डेमोक्रेसी डिपेंड अपॉन, तो अपना क्या आएगा? राइट टू क्रिटिसिज्म। सीधी सी बात है, यदि आपको ओपिनियन रखने की या क्रिटिसाइज करने की आजादी है तो। इसमें पूछ रहा है एनफोर्समेंट मोस्ट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन्वॉल्व, तो मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का इन्वॉल्व करने का सही मतलब यही है कि जो स्टेट है वो क्या है, गवर्नमेंट क्या है, वेलफेयर सिस्टम की बात करती है, तो सोशलिस्ट अपना गवर्नमेंट आएगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी हमने देखे वहां पे लोगों को इंप्रूवमेंट, इन्वायरमेंट का इंप्रूवमेंट हो गया, या फिर आपके मोन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना हो गया, तो ये सब चीजें आती हैं आपका, तो सोशलिस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है नेम द बेसिक वर्ड प्रेम्बल, कि प्रेम्बल के कौन कौन से, ये एक तो आपको सीक्वेंस से पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले याद रखने के लिए सोवरेन, मैंने आपको बार बार बताया है स्टेट सोवरेन है और सोवरेनिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि सोवरेन अपना सबसे पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आपका आएगा लास्ट में रिपब्लिक आएगा, और ये सोशलिस्ट और सेक्युलर जो वर्ड है, दो तो ये, और एक आता है इंटीग्रिटी। ये जो तीनों वर्ड है ना, ये शुरू से नहीं थे अपने प्रेमबल में, ये ऐड किए गए हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से वर्ड जो प्रेमबल में पहले नहीं थे, बाद में ऐड किए गए। तो ये आपको जो तीनों वर्ड है, ये आपको, ये दो तो यहाँ हो गए, एक वर्ड और आता है इंटीग्रिटी। ठीक है, तो ये दोनों, बाकी आपको सीक्वेंस से याद रखने, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये आपको सीक्वेंस से पता होना चाहिए। तो इसका जो आंसर आएगा वो सी से ही आंसर आएगा। नेक्स्ट, काफी बार अरेंज करने के लिए भी बोल देता है। हिंड्रेंस इन द वे ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन में कौन सा बाधा डालता है, तो एक्सट्रीम का डी सही आंसर आएगा। नेक्स्ट, इसे पूछ रहा है आई लाइक द आइडिया ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन विद द विलेज, यहाँ पे यदि ग्रुप ऑफ सेंटर है, यदि महात्मा गांधी जी भी आते इसमें तो भी अपना ठीक रहता है, इसका वैसे आंसर आएगा बी सी आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ वर्क किसका था, यदि मैं आपसे पूछूं वैसे, तो ये था आपका एवी डाइसी का। ये मैंने काफी पीछे की वीडियो में बताया। तो रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है? सामान्य नागरिकों के साथ सरकारी कर्मचारी मुकदमों के लिए अदालतों का एक सेट, सामान्य नागरिकों सरकारी मुकदमों के लिए अदालतों का अलग अलग क्यों होगा, गलत है। मैं सरकारी कर्मचारी मुकदमों के लिए अलग, गलत, ए सही आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है फ्रेमर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो बना रहे थे उन्होंने फेडरल सिस्टम को ही क्यों अडॉप्ट किया, उसका रीजन क्या था? तो इसका सबसे बड़ा रीजन था कि डाइवर्सिटी, रेस, रिलीजन, लैंग्वेज देश में था, तो बी सही आंसर आएगा। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कैबिनेट मिशन था 1946 का, डेट भी आपको याद रखनी है कि उसने क्या नहीं दिया था, तो क्या नहीं, संघ संविधान राज्य में प्रतिनिधि सहित संपूर्ण संविधान सभा द्वारा संयुक्त रूप तक राज्यों की। ठीक है, तीन समूह, मुस्लिम बहुसंघ बंगाल और असम, भारत संघ में ब्रिटिश राज्य और शामिल किए होंगे प्रांत के सभी समूह को, ये देखो नेगेटिव स्टेटमेंट है,
तो इसका जो सही आंसर आएगा वो डी सही आंसर आएगा। ठीक है, कैबिनेट मिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें इसमें पूछ रहा है कि जो अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इंडिया में, उसके मेंबर कैसे आपके अपॉइंट या इलेक्ट किए जाते थे। ठीक है, तो इसमें ऑल आर नॉमिनेटेड, ये भी गलत है। डायरेक्टली इलेक्टेड, इस टाइम तो डायरेक्ट जो वन पर्सन वन वोट का सिस्टम था ही नहीं, तो अपना ये भी गलत हो गया। इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज, ये सेंट्रल असेंबली, सी सही आंसर आएगा इसका, प्रोविंशियल असेंबली आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। इसे पूछ रहा है द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, यही वही बात होगी, लेकिन इसमें कुछ अलग पूछ रहा है। तो इसमें क्या आएगा, इसका जो आंसर आएगा गवर्नर वेरियस प्रोविंसेस। तो इलेक्टेड बाई नॉमिनेटेड, ये सब प्रोविंसेस से काम होता था इनका। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा सक्सेसफुल ऑफ डेमोक्रेसी को सक्सेस करने में सबसे, तो इसमें राइट टू क्रिटिसिज्म होना चाहिए और अपना जो ओपिनियन है उसको रखने की अपनी आजादी होनी चाहिए। तो डी सी आंसर आएगा इसका। इसमें पूछ रहा है कि द सोवरेन इज द प्रोडक्ट ऑफ विल ऑफ पीपल, तो विल के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो रूसो आता है अपना। ठीक है, तो लेकिन इसके अलावा यदि देखा जाए तो इसका जो सही आंसर आएगा, विल ऑफ पीपल की बात कर रहा है तो हेनरी मेन आएगा इसका आंसर। ठीक है, हेनरी मेन क्या कहते हैं, जो आपकी एक स्टेटमेंट है इंपॉर्टेंट, जिसमें हेनरी मेन विल के बारे, सोवरेन इज द प्रोडक्ट ऑफ विल ऑफ पीपल। ठीक है, इसमें पहले ये देखते हैं प्लेटो के जो वर्क है, मैंने आपको पीछे की जो वीडियोस है उसमें भी आपको बताए हैं आपका, कि एक तो हो गया अपोलॉजी, फिर आएगा आपका क्रीटो। अपोलॉजी में जितने भी जो ब्लेम लगते हैं सोक्रेटिस पे, उनके बारे में बात करता है। क्रीटो में उसके डेथ के बारे में बात करता है सोक्रेटिस। फिर आता है आपका रिपब्लिक, जिसको रूसो क्या बोलता है, बेस्ट वर्क ऑन एजुकेशन। फिर आता है द स्टेट्समैन। फिर लास्ट में आता है आपका द लॉज। ठीक है, एरिस्टोटल के बारे में जब भी बात करते हैं तो इनका इंपॉर्टेंट वर्क पॉलिटिक्स और निकोमैकियन एथिक्स, निकोमैकियन एथिक्स आएगा आपका। ठीक है, जिसमें वो क्या बोलते हैं आपका कि मैन इज ए सोशल एनिमल, ये इस बुक में बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, होब्स के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो स्टेट ऑफ नेचर को नेगेटिवली रिप्रेजेंट करता है, और होब्स की जो इंपॉर्टेंट जो 4 वर्क है उन्होंने काफी बार बताया, जिसमें लिवाइथन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें पूछ रहा है कि जो रिफॉर्म्स हुए थे 1990 एक्ट में, वो कब इन्फोर्स किए गए थे, तो इसका जो 2 साल बाद आएगा इसका 1921। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि तो इसमें फॉलोइंग फीचर वर बोरोड फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश पार्लियामेंट से हमने क्या क्या लिए, तो सबसे पहले तो 5 तो रिट है अपनी। ठीक है, जिसमें हैबियस कॉर्पस हो गया, मैंडेमस हो गया, आपका प्रोहिबिशन हो गया, क्यू वेरेंटो हो गया, और आपका स्रिटोरी हो गया। तो ये 5 तो रिट्स आ गई आपकी। और ब्रिटिश पार्लियामेंट से और क्या लिया है हमने, और लिया आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम। डी सही आंसर आएगा इसका। ठीक है, और यदि देखा जाए तो यदि जुडिशियल रिव्यू की मैं बात करूं, तो जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से लिया है, तो ये लिया है हमने यूएसए से। यूएसए से और क्या लिया है, प्रियम्बल, और क्या है, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, ये सब हमने यूएसए से लिया है। और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इसके अलावा इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, प्रेम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगा। सिंपल यदि मैं जुडिशरी वर्ड के बारे में बात करूं तो किस में जाएगा, ये आपका जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी आएगा तो अपना जाएगा यूएसए पे, और सिंपल यदि जुडिशरी वर्ड आपको लिखा दिख जाए तो वो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे। नेक्स्ट, इसे पूछ रहा है कि एजुकेशन क्या है, अभी मैंने बताया था कि 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 आर्टिकल 21A, तो क्या होगा, फंडामेंटल राइट होगा ना, बी सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें कहता है कि राइट टू फ्रीडम, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका जो आंसर क्या आएगा, सी सही आंसर आएगा। जब भी 17 के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आता है अनटचेबिलिटी। ठीक है, आपका आर्टिकल 18 इसमें क्या बोलता है
कि अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, जो सर वगैरह के टाइटल्स ये सब दिए जाते हैं। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टाइटल एंड अवार्ड्स, ठीक है। और यदि टाइटल किसी को लेना भी है तो परमिशन किसकी चाहिएगी? प्रेसिडेंट की, ठीक है। अब इसमें देखते हैं आर्टिकल 20 में क्या है, कि आर्टिकल 20 में आपका आता है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, आर्टिकल 20। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि थ्योरी ऑफ ऑपरेशन ऑफ पावर्स किसने दी थी? तो इसका आएगा मोंटेस्क्यू, इसका सही आंसर आएगा। जीन बोर्डिन और होब्स के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो इसका आता है एब्सोल्यूट सोवरेनिटी, इन्होंने दी थी एब्सोल्यूट सोवरेनिटी, ठीक है। होब्स का मैंने बता ही दिया। एक आपका क्या है, मोंटेस्क्यू की एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसमें कहता है कि वहां लिबर्टी नहीं है, कि देर इज नो लिबर्टी यदि इफ जुडिशियल जो पावर है, जुडिशियल पावर इज नॉट सेपरेटेड, is not separated from legislative and executive, ठीक है। ये कहता है कि यदि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से यदि जो जुडिशरी की पावर अलग नहीं की जाती तो वहां लिबर्टी नहीं है। ये स्टेटमेंट है आपकी मोंटेस्क्यू की। और यही हम क्या देखते हैं, जो अपना डीपीएसपी का आर्टिकल 50 है उसमें भी यही बात की गई है, ठीक है, जहां पे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट किया गया है। ये देख लेना आप, आर्टिकल 50 मैंने बताया था, बी सी आंसर आएगा। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि राज्यसभा की टर्म कितनी होती है? तो ये तो सभी को पता है 6 साल होती है। तो क्या अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 6 साल है? नहीं है। तो कहां इसके बारे में जिक्र है? वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, इसमें इसके 6 साल की जिक्र की है। क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल नहीं बनेगा कि डायरेक्ट 6 साल का पूछ लिया, बहुत ही बेसिक है। लेकिन क्वेश्चन ये जरूर पूछ सकता है कि इसके बारे में जिक्र कहाँ किया गया है। तो स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की होगी तो वो गलत होगी, लेकिन ये आएगा आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। नेक्स्ट, इसे पूछ रहा है कि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, ठीक है, ये आएगा इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकसभा इज डिसॉल्व्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका 6 लोकसभा। लेकिन इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे अपने? प्रेसिडेंट थे नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है। और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जो केयर टेकर जो पीएम थे वो थे आपके चौधरी चरण सिंह, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, उस टाइम की। तो 6 लोकसभा आई। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन पूछ रहा है लोकसभा की। तो सिटीजन ठीक है, एज 25 ठीक है, साउंड ऑफ माइंड ठीक है, ग्रेजुएशन ये गलत है। डी से आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट, अब ये पूछ रहा है कि जो सीट्स जो डिवाइड की गई हैं लोकसभा में, तो जो यूनियन टेरिटरी है उसके लिए कितनी सीट रिजर्व रखी गई है? तो इसका जो आंसर आएगा ए से आंसर आएगा 20। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि 1928 में अखिल भारतीय सर्वदलीय सम्मेलन ने भारत के लिए एक नई संविधान के सिद्धांतों को निर्धारित करने का अच्छा रिपोर्ट बना। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा मोतीलाल नेहरू, इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो एक्सप्लॉइटेशन के आर्टिकल कौन से हैं? अपना आर्टिकल क्या है 23 और आर्टिकल क्या है 24, ठीक है। तो आर्टिकल 23 में क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बात की गई। और आर्टिकल 24 में क्या है? जो आपके बच्चे हैजार्डस जो आपकी जो फैक्ट्रीज होती है वहां पे बच्चों को रोक लगाने के लिए, तो आर्टिकल 24 है। तो इसका 1 और 4 आंसर आएगा, इसका डी सी आंसर। नेक्स्ट पे चलते, पीछे क्या था? और ये अनटचेबिलिटी 17 का है, ठीक है।
और माइनॉरिटीज के तो आर्टिकल उसके आपका किस में चला जाता है, 29 और 30 में। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है कि स्टेट शैल नो मे बी टेक अवे फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, कि राज्य ऐसे कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो। देखो ऐसा तो है नहीं, यदि स्ट्रिक्टली ये बोल दे कि ऐसे अमेंडमेंट नहीं कर सकता पार्लियामेंट, ऐसे अमेंडमेंट कर सकता है, लेकिन ध्यान किसको रखना है, बेसिक फीचर को। और बेसिक फीचर कौन डिफाइन करता है कि ये पार्ट बेसिक फीचर होगा, वो आपका सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑर्डिनेंस बाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, डी। नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज नॉट गारंटी बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखो ट्रेड एंड प्रोफेशन का भी है, ठीक है, पीसफुल विदाउट आर्म्स भी ठीक है, फ्रीली विदाउट टेरिटरी ठीक है। अब ये देखो डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के बारे में जब भी आप बात करता है तो ये क्या है, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 निकाल के क्या किस में भेज दिया, आर्टिकल 300A। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा अपना, ये ए से आंसर आएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग राज्यसभा के बारे में पूछ रहा है, ही इज नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ रेजोल्यूशन, ठीक है, परमानेंट हाउस है ना, टर्म 6 ईयर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं हर 2 साल, पीएबी स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन डी अपना 1 2 3 इसका सही आंसर आएगा, ये अपना गलत। नेक्स्ट इसे पूछ रहा है कि बिफोर लॉन्चिंग सिविल डिसोबीडेंस, यदि इस वर्ड के बारे में बात करूं मैं गांधी जी की, तो ये इससे किससे इन्फ्लुएंस थे, तो वो आएगा आपका हेनरी फोरो, इनसे इंस्पायर थे, इनका जो वर्क था सिविल डिसोबीडेंस इससे गांधी जी इंस्पायर थे। ठीक है, तो ऑफर्ड सेम एज गवर्नमेंट एक्सेप्टेड, तो आपकी 11 डिमांड, डी से आंसर आएगा। नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है 1935 नेशनल मूवमेंट effect, what was the effect of act 1935 national movement, strengthen the movement, weaken the movement, satisfying the people, weaken because the separate electorate for muslims and hindu, सी से आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किस नेता ने ब्रुसेल्स में जो क्या हुए थे ओप्रेस नेशनल, उसको जो कांग्रेस हुई थी उसमें भाग लिया था, तो नेहरू ने भी लिया था, आइंस्टाइन एंड रोलमेंट, डी से आंसर। ठीक है, इसमें आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव आर नॉट प्रोक्लेम्ड बाय द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका क्या आंसर आएगा। अब देखो जो सोशो इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस मैंने आपसे बताया था, जो कहाँ से लिया है हमने, यूएसएसआर से लिया है। लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप, ये भी अपना ठीक है प्रिएम्बल में है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, तो ये भी क्या है, ठीक है, नोट की बात पूछ रहा है, तो डी से आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन नेसेसरी पर्सन एक्वायर सिटीजन, अच्छा नेचुरलाइजेशन की बात कर रहा है। ठीक है, जो आपके सिंगर हैं आपके अदनाम सामी, उनको इस प्रोसेस के थ्रू क्या दी गई थी, सिटीजनशिप दी गई, तो इसमें पूछ रहा है कि ही इज नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री वेयर ही डिपार्टेड फ्रॉम सिटीजनशिप, ठीक है, देयर हैज बीन गिवन ए सिटीजन कंट्री अकॉर्डिंग टू द कंट्री नोटिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, थ्रू आउट द 12 मंथ, ठीक है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि इंडियन किन परिस्थितियों में भारतीय की नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती, तो एट ए टाइम ऑफ वॉर, इसके टाइम पे ना तो दी जा सकती है ना ही समाप्त की जा सकती है। ठीक है, बी। और आर्टिकल कहाँ से स्टार्ट होते हैं अपने सिटीजनशिप के, आर्टिकल 5 to 11 और 12 to 35 आपके फंडामेंटल राइट्स आते हैं, और 36 से 51 आपके डीपीएसपी जाते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और 51 में आपका क्या जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, और यदि मैं आपसे पूछूं कि जो आपका जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसको प्रमोट करते हैं, वो करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। ठीक है, और जो आपके डीपीएसपी किसको प्रमोट करता है, ये जो आपका सोशियो
इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम मासेस वर इनवाइटेड टू टेक पार्ट। अच्छा, तो इसका जो आंसर क्या आएगा कि मासेस को सबसे पहले, मास को जो कन्वर्ट कर दिया ब्रिटिश के अगेंस्ट, तो वो सबसे पहले आएगा महात्मा गांधी जी आएंगे। ये स्टेटमेंट किसकी है कि क्रांति का सबसे बड़ा कारण यह है कि जब राष्ट्र आगे बढ़ता है तो संविधान आपका क्या रहता है, स्टेबल रहता है। तो ये आंसर क्या आएगा आपका, ए से आंसर आएगा। मैकाले की ये स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, इसे पूछ रहा है कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मिनी, तो मैंने बताया था आर्टिकल फंडामेंट क्या है, अमेंडमेंट कौन सा है आपका, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, तो बेसिक है काफी, 42nd। नेक्स्ट आपका, इसमें पूछ रहा है कंसिडर फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पूछ रहा है कि ऑलवेज बीन ए पार्ट ऑफ। अब ये देखो, ऑलवेज बीन ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यदि आपको ये भी पता हो कि ये कौन से आपके आर्टिकल में है, 51A, जब भी जो भी आर्टिकल है उसके आगे ABC लिखा होता है, तो मतलब क्या है कि वो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, उसको बाद में अमेंडमेंट करके वो ऐड किया गया है। तो ये स्टेटमेंट अपनी गलत होगी। एडिड थ्रू एन अमेंडमेंट, ये अपना ठीक है। ऑलवेज बीन, ये गलत है। मैंडेटरी टू ऑल सिटीजन, तो इसका जो आंसर आएगा डी से आंसर आएगा। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन से भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने प्रधानमंत्री के साथ मतभेद बनाया था। तो स्टार्टिंग में यदि देखा जाए तो वो आएगा आपका बी से आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि वो कौन सी अथॉरिटी है जो डिक्लेयर करती है वॉर एंड पीस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो आंसर आएगा बी सी एन, द प्रेसिडेंट आता है। ठीक है, क्योंकि ये है कि इंदिरा गांधी जी के टाइम से पहले तो क्या था कि यदि प्राइम मिनिस्टर सिंपल खुद से भी जाके बोल दे तो वो इमरजेंसी या इसके बारे में डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, लेकिन 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद वो रिटर्न कैबिनेट की स्टेटमेंट जो सिस्टम आ गया था, उसके बाद इसका आंसर क्या आएगा, अपना बी आएगा। प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछ रहा है, तो लीडर ऑफ लोकसभा। और यदि यदि आपसे ये पूछा जाए क्वेश्चन को घुमा के कि वो कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जो राज्यसभा से नॉमिनेटेड थे और उनके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो आपका सबसे पहले एक तो आता है आपका इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी। और कौन आता है आपके, देव गौड़ा। ठीक है, और कौन है आपके, इंद्र कुमार गुजराल। ज्यादातर क्या है कि जितने प्राइम मिनिस्टर आते हैं वो ज्यादातर क्या आते हैं, लोकसभा में होते हैं। ठीक है, और ये क्या थे, राज्यसभा में नॉमिनेटेड थे। उसके बाद इन्होंने अपना कार्यकाल देखा था, और लास्ट आएगा आपका मनमोहन सिंह। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 1 2 3 स्टेटमेंट करके, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल, क्या है पार्लियामेंट गवर्नमेंट के लिए सबसे एसेंशियल क्या है। तो पॉलिटिकल पार्टीज, अपना क्या है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिड नहीं है। रिजिड किसका है, यूएसएसआर, रशिया का। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। नेक्स्ट, इसका ए आंसर आएगा। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि मैंने कल भी बताया था जो रेजिडरी पावर है, जैसे साइबर लॉ, आपका ई कॉमर्स। ठीक है, और क्या था, सॉफ्टवेयर्स, प्रोग्रामिंग, ये सारे आपके किस में आते हैं, रेजिडरी पावर में आते हैं। और ये किसके पास है इंडिया में, यूनियन के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और यूएसए में किसके पास है, स्टेट्स के पास। ये डिफरेंस आपको इन दोनों में पता होना चाहिए। तो क्या होगा, रिजर्व फॉर द यूनियन, ए से आंसर आएगा। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इनिशिएट। अब ये इनिशिएट तो कहीं से भी किया जा सकता है, लोकसभा राज्यसभा से, लेकिन स्टेट्स के साथ नहीं किया जा सकता। और यदि यूएस के कंसिडर में आपसे पूछा जाए, वहां पे क्या है, जो स्टेट्स है ना, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है, प्रोसेस है, उसको इनिशिएट कर सकती है। यदि डिफरेंस आपको पूछा जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वहां पे स्टेट्स के पास इतनी पावर होती है कि जो संविधान करना, जो अमेंडमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको भी क्या कर सकती है, इनिशिएट कर सकती है प्रोसेस को, स्टेट्स।
इसमें आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म प्रिविलेज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो प्रिविलेज के बारे में पूछा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, ठीक है, इम्यूनिटी ऑफ मेंबर प्रोसीजिंग कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग वोटिंग हिम पार्लियामेंट एंड कमेटी, प्रोविजन ऑफ कोर्ट इंक्वायरी इन प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट, और फ्रीडम फ्रॉम द अरेस्ट ऑफ सिविल केसेस ड्यूरिंग द 40। ये डेज आपको याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को यदि घुमाना होगा तो यहाँ 30 डेज डाल देगा, ठीक है, यहाँ पे वो 50 डेज डाल देगा, यहाँ पे 40 डेज आएगा, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो डी सी आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि ए पर्सन कैन बी मेंबर ऑफ कैबिनेट विदाउट बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसको कितना टाइम पीरियड मैक्सिमम दिया जाता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अपना 6 मंथ, सही आंसर आएगा, ठीक है। इसका जो सही आंसर आएगा 6 मंथ्स मैक्सिमम टाइम उसको दिया जाता है। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि इन इंडिया ऑफिस ऑफ हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट का क्या मतलब है, यदि हेड ऑफ द स्टेट तो क्या आएगा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बात कर रहा है तो अपना प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा है, और हेड ऑफ द स्टेट की बात करेगा तो किसकी बात करेगा, वो करेगा प्रेसिडेंट की, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि पूरी तरह परंपराओं आधारित है, क्रिएशन ऑफ पास बाय कॉन्स्टिट्यूशनल में, क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिएशन ऑफ द क्रिएशन पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि भारत में सरकार का मुख्य का कार्यकाल सी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उसमें मेंशन किया गया है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है रिमूवल ऑफ द जज के बारे में पूछ रहा है, हाई कोर्ट का, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म ऑफिस, तो इनका चाहे अपॉइंटमेंट का हो चाहे रिमूवल का हो तो वो सीधा किसके जाता है, प्रेसिडेंट के थ्रू जाता है, रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, जो प्रेसिडेंट के थ्रू ही सारा सब कुछ काम होता है इनका। इसमें आपसे पूछ रहा है अपना, which of the following custom and conviction associated with parliament, rule giving by chair criticized directly indirectly only outside by the house, the member should not give him publicly press to discuss held him the speaker in his chamber, should not give publicly in the press, तो अपना क्या आएगा, information given member of confidence virtue their being member of the committee should not be, a notice is not given publicity until administered by the speaker and circulated to the members. A notice should not be given publicly until had been admitted. ये भी ठीक है, तो अपना जो सही आंसर आएगा अपना सी सही आंसर आएगा 1 और 4। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है प्रोविजन नोट इंक्लूड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा प्रोविजन इंक्लूड नहीं है, प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड एनी फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी, प्राइम मिनिस्टर कैन डिसमिस एनी चीफ मिनिस्टर, ये थोड़ी है, बी सही आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट, इसमें द मेन फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के बारे में, जब भी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की बात आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए यूएस से, और यूएस से आते आपके दिमाग में आना चाहिए सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, और अपने क्या है डिवीजन ऑफ पावर, इंडिया में है डिवीजन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये ओवरलैप भी करता है, सेपरेशन ऑफ पावर में पावर्स कभी ओवरलैप नहीं करती लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा स्टेबिलिटी आएगा, ये सही आंसर आएगा। नेक्स्ट, इसमें प्रेसिडेंट, क्योंकि यदि यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम आता तो चेक्स एंड बैलेंसेस आ जाता, और प्रेसिडेंट सिस्टम आता है तो स्टेबिलिटी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि जो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड, तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, इजी है, बी सही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आपसे विच ऑफ द अथॉरिटी, प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में जब भी बात करते हैं तो इनको एक तो इस वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब नॉमिनल पावर, ठीक है, और डी फैक्टो का मतलब क्या होता है आपका रियल पावर, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, रियल तो हो ही नहीं सकता, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल ठीक है, पॉलिटिकल नहीं है, 2 और 4 इसका सही आंसर आएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है पार्लियामेंट्री सिस्टम पार्टी मीन्स टू एंड, कि संसदीय प्रणाली में दलीय एकता की साधन और अंत में है, क्यों, कि इट इंश्योर द पार्लियामेंट्री एंडोर्समेंट ऑफ गवर्नमेंट मेजर,
पार्टी डिसिप्लिन गिव अथॉरिटी टू द पार्टी, अपोजिशन पार्टी क्रिटिसिज्म प्रपोजल, इट एंश्योर द पार्लियामेंट गिवन द, यह सरकारी उपायों के संसदीय समझ सुनिश्चित करता है। पार्टी डिसिप्लिन गिवन बाय द अथॉरिटी, विपक्षी दल तत्काल प्रभाव आलोचना करते हैं। तो इसका ए सी आंसर आएगा। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट क्या करते हैं आपका 12 मेंबर। एक क्या है, लोकसभा में भी क्या करते थे, एंग्लो इंडियन को, ठीक है, एंग्लो इंडियन को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे 2, लेकिन अब ये हटा दिया गया है। कौन से, 44th अमेंडमेंट एक्ट। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एंग्लो इंडियन अपने नॉमिनेट किए जाते थे प्रेसिडेंट के द्वारा 2, उसको अब हटा दिया गया है इस सिस्टम को। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, 104। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ हो गया आज के 12 मेंबर ऑफ राज्यसभा आएगा इसका। ठीक है, तो अपने 900 से ज़्यादा क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और जो बेसिक जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था अपना डीपीएसपी, और डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, उनके रिगार्डिंग जो भी केस है वो सभी हमने देख लिए थे। और इसके अलावा आपको आगे भी जो हम जो क्वेश्चन अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन के ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे, उसके बाद हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन लेके आएंगे। तो लगे रहे अपने एग्जाम की तैयारी में, अगस्त एंड में आपका पेपर है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।